चलिए आज अगला टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्डिंग। इसमें आपका 2019 से लेके 2009 तक के क्वेश्चन पड़े होंगे। एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करते चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका। एग्जामिनर कह रहा है कि अ, ये जो चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में से किस कंपाउंड के अंदर सारे के सारे जो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। तो ये बेटा आपका थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट आप छोड़िए, सारी चीज देख लीजिए। एक कंपाउंड होता है आपका B2, एक कंपाउंड होता है B2 और दूसरा कंपाउंड होगा C2। B2 का मतलब बोरॉन, B2, ठीक। बोरॉन में बोरॉन बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर एक होती है, जबकि कार्बन C2 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये देखा गया कि बेटा बोरॉन में बोरॉन बोरॉन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होती है वो पाई बॉन्ड होती है, और C2 में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन दोनों के दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो पाई नेचर के होते हैं। तो ये जो आपका आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा हो गया, डी। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन आपका है N2H2 Li2O2। अब एक कॉन्सेप्ट आप देखिए इसमें, जैसे चारों ऑप्शन देखिए तो चारों के चारों ऑप्शन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। और कभी भी एग्जामिनर बेटा मॉलिक्यूल दे एग्जाम में और पूछे कि दिया हुआ मॉलिक्यूल पैरा है कि डाया है, तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अगर बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो आपकी ऑड आ रही है, तो कंपाउंड जो होगा वो पैरा होगा। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इवन आ रहा है तो कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, डाया होगा। यहाँ पे N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आप कीजिए, तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 7 + 7 14 आएगा। Li2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए तो Li2 में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 + 3 6 आएगा। H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 2 आएगा। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो होगा वो आपका 16 आएगा। अब सुनिए, यहाँ पे बेटा आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है, मोटी थ्योरी जो होती है, उसके अकॉर्डिंग देखिए तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितने भी आपके इवन नंबर वाले कंपाउंड होते हैं वो डाया होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, वो एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन वहाँ यहाँ पे आपको इतना नहीं जाना है। हमारे पास कंपाउंड हुआ B2, B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो होता है वो 10 होता है। O2, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो होता है वो आपका 16 होता है। और एक और हुआ बेटा S8 नहीं, S2। S2 जो होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक। H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होता है, 32। तो ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 32 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। लेकिन इवन नंबर होने के बावजूद ये सारे के सारे जो कंपाउंड होते हैं वो डाया नहीं होते हैं, क्या होते हैं, पैरा। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया, डी। एक चीज और देखिए, B2, B2 में बेटा दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों के दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। O2 में भी बेटा दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। फिर से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि B2O2 इवन नंबर इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, फिर भी ये बेटा डाया ना होके पैरा होता है, क्यों। तो आंसर लगाइए B2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। O2 में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। और ये आता कहाँ से है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जो मॉलिक्यूल है, उनमें बेटा डाइपोल मोमेंट का सही ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आप चारों हर एक ऑप्शन में जो चारों कंपाउंड है, चारों मॉलिक्यूल है, उनके इंडिविजुअल के बारे में आप देख लो। तो हमारे पास बेटा BF3 है। दूसरा हमारे पास जो कंपाउंड है वो अमोनिया है। तीसरा कंपाउंड NF3 है, और लास्ट कंपाउंड जो है वो आपका वाटर है। अब यहाँ पे आप चारों कंपाउंड में ढंग से देखिए,
तो हर एक कंपाउंड में बेटा 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, और जो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप BF3 के बारे में देखो, तो BF3 कंपाउंड के बारे में ढंग से सोचिए। बोरॉन, बोरॉन ने बेटा 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाया, और बोरॉन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो कोई भी लोन पेयर इसके पास नहीं है। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, मतलब लोन पेयर एब्सेंट है। दूसरा एक चीज और, बोरॉन के सारे सराउंडेड एटम सेम टाइप के हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एलिमेंट पे लोन पेयर एब्सेंट हो जाए, सराउंडेड एटम सेम हो जाए, तो वो जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर, मतलब उसकी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती है, 0। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, नाइट्रोजन फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसलिए वाटर की बेटा जो डाइपोल मोमेंट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, इसकी 0 हो गई। तो हमें तो एक करेक्ट मिल गया, मतलब क्लियर कट आइडिया कि जो हमारे पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं उसमें सबसे कम डाइपोल मोमेंट BF3 की होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी, वाटर होगी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन और बच रहा है, क्योंकि आप ऑप्शन देखिए तो हमारे पास ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों में सबसे कम BF3 का दिया हुआ है, सबसे ज्यादा वाटर का दिया हुआ है, लेकिन दोनों ऑप्शन में बेटा अमोनिया और NF3 के बारे में उसने पूछ लिया है। तो हमें क्लियर कट अब ये भी मालूम करना होगा कि अमोनिया और NF3 में किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होती है और किसकी डाइपोल मोमेंट कम होती है। तो आइए स्ट्रक्चर हम देखें अमोनिया का। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ये हुआ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे बेटा लोन पेयर। NF3 का हम स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, और यहाँ पे बेटा ये आपका लोन पेयर होगा। यहाँ पे अमोनिया में देखिए तो लोन पेयर का जो मोमेंट है वो ये है, NF3 में भी लोन पेयर के कारण जो मोमेंट है वो ये है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड मोमेंट है उसको हम देखें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये इधर होगा, ये बॉन्ड मोमेंट इधर होगा, ये इधर होगा, इन तीनों का नेट इधर कहीं आएगा। लेकिन NF3 में नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, तो जो आपका बॉन्ड मोमेंट होगा वो फ्लोरीन की ओर होगा, तो इन तीनों का जो नेट होगा वो नीचे की ओर आएगा। अब आप ढंग से देखो, अमोनिया में नाइट्रोजन के लोन पेयर का लोन पेयर मोमेंट और बेटा ये जो बॉन्ड पेयर मोमेंट है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो एडअप हो जाएंगे। जबकि NF3 में लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका मतलब हुआ कि अमोनिया की डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी और NF3 की क्या होगी, कम होगी। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिनर पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज व्हिच ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, पहले वो हम आपको लिख दे रहे हैं। जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो किताब का फार्मूला क्या होता है, ऐसे क्या होता है, वो सारी चीज आप जानते हो। दूसरा एक बेटा तुरंत आंसर निकालना हो तो एक हम लिख रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा वो लिख दे रहे हैं, और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आप इसी कॉन्सेप्ट से निकालिए। जैसे बेटा कोई भी एक सिस्टम है और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 1 है, 2 है, 3, 4, इलेक्ट्रॉन काउंट 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जितने भी आते हैं केमिस्ट्री में, ऐसा सिस्टम जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो 4 और जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो 8 और 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, इनके बेटा बॉन्ड ऑर्डर 0 होते हैं। और किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया मतलब उस कंपाउंड में 2 एटम के बीच में बॉन्ड नहीं होगा, और किसी भी कंपाउंड में 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग एब्सेंट हो जाए मतलब वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप याद रखिए 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इनके बॉन्ड ऑर्डर 0 होते हैं, मतलब
ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस भी कंपाउंड में पाया जाए वो कंपाउंड बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। अब कोई भी इन तीनों को छोड़ के कोई भी बेटा ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन काउंट 1 2 3 5 6 7 9 10 हो, तो इसमें है क्या आपका कि जो ऑड नंबर वाले कंपाउंड होते हैं उनका बेटा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है, और इवन नंबर जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ऑड नंबर वालों का 0.5 होता है, इवन नंबर वालों का कितना हो जाएगा, 1। ऑड नंबर वालों का 0.5, इवन नंबर वालों का 1, ऑड का 0.5, ऑड का 0.5, इवन का कितना हो जाएगा, +1। फिर से देखिए 1 से 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा 20 इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे बेटा जो होंगे ये आपके इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसको छोड़ के 1 से 10 के बीच में जितने भी बेटा आपके ऑड नंबर वाले होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इवन नंबर वालों का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना आपका होता है, 1। अब 11 से हम 20 के साथ चलें तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ पे देखिए जो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है इसका बेटा 3 होता है। अब आप 14 से इधर जाओ या 14 से इधर जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आप डिक्रीज करते चलिए, इसका हो जाएगा बेटा 2.5, इसका हो गया 2। 17 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1, 19 इलेक्ट्रॉन का 0.5 और 20 इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, 0। ऐसे ही इधर जाइए 0.5 डिक्रीज करते चलिए तो 13 इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का 2, 11 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का 1.5, और आप जानते हो B2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 1, ये आपका हो गया 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 1। अब आइए आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक कंपाउंड है NO, NO में बेटा आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 + 7 15 होंगे, और 15 का आप जानते हो कि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5। दूसरा कंपाउंड CN- में आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 6 और 7 और ये 1, तो 7 + 7 ये आपका बेटा 14, इनका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना हो गया, 3 हो गया। अगला CN+ में बेटा ये आपका 6 और ये आपका 7 में से 1 निकाल दीजिए, 6 6 6 12 का बॉन्ड ऑर्डर जानते हो कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद आपका CN हुआ आपका 6 और 7, 6 और 7 ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ 13, और 13 का आप जानते हो कि कितना होता है, 2.5। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर न पूछ के केवल और केवल हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है, तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है, 3, और वो किस केस में आ रही है, CN-, मतलब आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन H, ये आपका हुआ। अब देखो एक इसका करने का एक तरीका है, फिर एक और हम तरीका बता रहे हैं, तो दोनों आप याद रखिए। मतलब केवल और केवल यह है कि एग्जाम में आपको अपना टाइम बचाना है सिंपल क्वेश्चन में, कैसे जल्दी आपका आंसर निकले। तो ClF3 में कितने बेटा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ये काउंट करना हो। तो सबसे पहले इसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7 3 21 + 7 28। अगर ये जो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बेटा 8 या 8 से ज्यादा है तो इसको 8 से डिवाइड कर दिया जाता है। 8 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे पहला जो आया ये आपका 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 ये आपका हुआ। फिर यहाँ पे आपका रिमाइंडर हुआ 4, फिर से वही स्टेप अपनाइए। यहाँ पे बेटा ये देखो ये जो नंबर है अगर ये 8 या 8 से ज्यादा होता तो 8 से डिवाइड करते, और 8 से कम होता तो आप किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बच रहा है।
पहला ये जो आपका आता है ये बेटा आपका बॉन्ड पेयर होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, लोन पेयर। कुछ यहाँ पे रिमाइंडर बचे वो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। इस केस में बेटा कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। इसका मतलब हुआ कि ClF3 में 3 बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, लोन पेयर। एक चीज और देखिए, फ्लोरीन को हटा दीजिए, तो फ्लोरीन को हटाने के बाद जितने भी हेलोजेंस होते हैं, जैसे बेटा क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, जितने भी आपके होते हैं, जैसे क्लोरीन हुआ, तो जितने भी आपके हेलोजेंस होते हैं, तो हेलोजेंस के लिए आप बेटा एक बात याद रखो कि हेलोजेंस फ्लोरीन को छोड़ के या तो 1 बॉन्ड बनाता है, या 3 बॉन्ड बनाता है, या 5 बॉन्ड बनाता है, या 7 बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन इसके कंपाउंड होंगे, आप किसी टॉपिक में देखिएगा क्वेश्चन आएगा इसके बेस पे, क्लोरीन या तो 1 बॉन्ड बनाएगा, या 3 बॉन्ड बनाएगा, या 5 या 7। अगर क्लोरीन 1 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो 3 होते हैं। क्लोरीन 3 बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर कितने होते हैं, 2। क्लोरीन 5 बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर 1, और क्लोरीन 7 बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर 0। अब देखिए ClF3 में क्लोरीन 3 बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर कितने होंगे, 2। इसमें भी लोन पेयर 2 आ रहा है, इसमें भी लोन पेयर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाइड कीजिए तो आंसर आपका कौन सा चला जाएगा, सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आप आइए। क्वेश्चन है आपका, विच of the following pair of compound is isoelectronic and isostructural। दिए हुए 4 ऑप्शन में 2-2 कंपाउंड का बेटा पेयर दिया हुआ है, और एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन पेयर में से कौन सा पेयर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोस्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप काउंट करो, टेलुरियम, जिनोन। जिनोन बेटा 0 ग्रुप का है, एर्थ ग्रुप का, 0 ग्रुप का, एर्थ ग्रुप तो न कहिए, 18th ग्रुप। और टेलुरियम जो होता है वो बेटा आपका 6th ग्रुप का मेंबर है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो होगा नहीं, IF3 है और ये है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा नहीं। बेरिलियम क्लोराइड है और जिनोन फ्लोराइड है, ये भी बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए, IBr2- और जिनोन फ्लोराइड। एक तरीका और सुनिए हमारा, जैसे किसी भी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, या उसको क्या मानना है, तुरंत आंसर लाना हो, तो जैसे आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आयोडीन को अगले ग्रुप में लेते चलो। अगर यही आयोडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो एक पीछे वाले ग्रुप में आप लेते आते। अब देखो आयोडीन Br2- और जिनोन फ्लोराइड है, तो I पे नेगेटिव है, हमने इसको जिनोन के तरीके से मान लिया। अब जिनोन ब्रोमाइड, जिनोन फ्लोराइड, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए तो सेम नहीं होगा। अब इसको मान के बेटा कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। सही बात है, जब इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम हो रहे हैं तो ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। लेकिन फिर भी बेटा इसमें अगर आपको आंसर लगाना हो तो 2 कंपाउंड हो, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो रहे हो, तो उसमें आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। अगर दोनों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेम, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मान के एग्जाम का आंसर आप लगा दीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए, दोनों का स्ट्रक्चर चेक कीजिएगा तो दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या आएगा, सेम आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, एग्जामिनर पूछ रहा है, द स्पेसिस हैविंग बॉन्ड एंगल 120, बॉन्ड एंगल 120 किस में आएगा। तो पहला बेटा ClF3, मेरे हिसाब से ClF3 जो हुआ इसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 5, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो गया sp3d। और sp3d में बेटा आपका अगर एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो तो सीसो होता है, 2 लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाए तो क्या हो जाता है, टी शेप। और टी शेप में बेटा जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 ना होके कितना होता है, 90। तो आंसर ये नहीं जाएगा।
अब अगला NCl3 पे जाइए। ये देखिए नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया है। जानते हो कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के कितने लोन पेयर रखता है? 1 लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हुए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। sp3 हुआ, अगर बेटा एग्जैक्ट ये टेट्राहेड्रल होता तो आपकी जो बॉन्ड एंगल होती 109 पॉइंट समथिंग होती, लेकिन एक लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 से क्या होगा? कम होगा। अब जैसे NCl3 है, सेम उसी टाइप का कंपाउंड PH3 है। फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर रख रहा है, तो इसमें भी बॉन्ड एंगल 120 नहीं आएगा। अब आप BCl3 में आइए। आप जानते हो कि बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर क्या हो गया? 0। तो बोरोन 3 बॉन्ड बनाया, लोन पेयर 0, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2, और sp2 में एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। तो आंसर आपका जो होगा वो कौन सा सही होगा? C। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेसिस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर? फिर वही बेटा जो हमने तरीका बताया था, सब में आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद आप जो हमने अभी कुछ देर पहले लिखा था उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9। एग्जामिनर पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए H2O2 में बेटा आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इंट्रा नहीं होता है, क्या होता है? इंटर होता है। HCN में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा नहीं होती है, इंटर होती है। कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड, इसमें भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इंट्रा नहीं होती है, क्या होती है? इंटर होती है। तो हमारा जो ऑप्शन बचा वो हुआ सेल्यूलोज। अब कैसे बेटा सेल्यूलोज? आपके सिलेबस में कहीं सेल्यूलोज के बारे में दिया है कि नहीं दिया है? तो आप बेटा बायो कह रहे हैं, केमिस्ट्री में आप बायोमोलिक्यूल टॉपिक ओपन कीजिए। केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल, बायो वाला बायोमोलिक्यूल नहीं, केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल, उसमें सेलुलोज में जाइए। तो NCERT में बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री वाले में लिखा हुआ है कि सेलुलोज गेन्स रिगिडिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेलुलोज गेन्स रिगिडिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेलुलोज रिगिड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। रिगिड मतलब स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। और ये बताओ इंटर और इंट्रा, आप जानते हो कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी को घटाते हैं, जबकि इंट्रा क्या होते हैं? बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बेटा सेलुलोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबलाइज हो रहा है, रिगिड हो रहा है, इसका मतलब हुआ इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इंटर नहीं होगी, क्या होगी? इंट्रा होगी। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। 2-3 और सुन लो। सेलुलोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज होता है। अगला एक कंपाउंड बेटा होता है निनहाइड्रीन। हाइड्रीन, ये जो कंपाउंड होता है निनहाइड्रीन, ये बेटा प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए प्रोटीन के टेस्ट में, एमिनो एसिड के टेस्ट में यूज होता है। और एक कंपाउंड होता है क्लोरल हाइड्रेट। अब देखो इन दोनों कंपाउंड की खासियत होती है, या ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट होता है कि सेम कार्बन पे कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगे होते हैं। अगर सेम कार्बन पे कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हों तो कंपाउंड अनस्टेबल माना जाता है, वाटर एलिमिनेट कराता है। लेकिन इन दोनों कंपाउंड में, निनहाइड्रीन में, क्लोरल हाइड्रेट में सेम कार्बन पे कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, फिर भी ये दोनों कंपाउंड स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो आप ये टोटल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो बहुत सारे, लेकिन अलग टाइप के जो एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में दिए हुए हैं उनमें याद रखिएगा सेल्यूलोज, निनहाइड्रीन, क्लोरल हाइड्रेट, ये सारे के सारे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होते हैं? स्टेबलाइज। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2, NO3 माइनस, नाइट्रेट एंड अमोनियम आयन। फिर से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हमने तरीका बता दिया कि कैसे बॉन्ड पेयर कैलकुलेट होता है, कैसे लोन पेयर कैलकुलेट होता है। बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कीजिए, लोन पेयर कैलकुलेट कीजिए, दोनों को एडअप कीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग आप आंसर लगाइए। लेकिन तुरंत आंसर लगाना हो NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन, तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज
होगा नहीं नाइट्रोजन पे, लेकिन मान लीजिए नाइट्रोजन पे है और नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो नाइट्रोजन पीछे गया, सेम पीरियड में पीछे गया, मतलब ये कार्बन हुआ, तो आपका जो कंपाउंड ये बन गया, चेंज हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड। और आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप दिमाग पे लाइए तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp। नाइट्रेट में रूल के द्वारा कैलकुलेट कीजिए तो आपका आएगा sp2। और आप अमोनियम आयन में आइए तो फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन, ये हो गया मीथेन। मीथेन जो होती है उसमें कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 0 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। तो आंसर आपका आ गया sp, sp2, sp3। याद रखिएगा नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। तो आपका आंसर हो गया sp, sp2, sp3। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11th। Which of the following pair of ion is isoelectronic and isostructural? ये देखो बेटा, ये कार्बोनेट और नाइट्रेट, कार्बोनेट नाइट्रेट, ये देखिए कार्बोनेट और क्लोरेट, क्लोरेट सल्फेट नहीं सल्फाइड, यहाँ पे नाइट्रेट और सल्फाइड। पहले देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है, तो ये देखो यहाँ पे तरीका तुरंत निकालने का, कार्बन के ऊपर यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज मान लो तो ये नाइट्रोजन हो गया, NO3, ये भी NO3, एक नेगेटिव, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्लियर? शेप सेम आएगा कि नहीं आएगा, तो ये आता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका देखिए तो कार्बन 4 और ये हुआ 36, 18 और 2 20 और ये 4 24, 24 को 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 3 जा 24, 3 बॉन्ड पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2, मतलब ये भी आइसो स्ट्रक्चरल, ये भी sp2 आइसो स्ट्रक्चरल। तो बेटा हमें आगे जाना ही नहीं है, पहला जो ऑप्शन है इसमें दोनों के दोनों कंपाउंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12th। The correct geometry and hybridization of HCl4। अब ढंग से देखो बेटा, ज्योमेट्री क्या होती है, सिंपल है। उस समय बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत होना शुरू हुआ था। पहली बार इस टाइप का नीट सेकेंड फेज 2016 में इन्होंने क्वेश्चन बनाया था। ये देखिए, ज्योमेट्री का मतलब होता है कि कंपाउंड का जो ढांचा होता है वो, अब किसी भी कंपाउंड में बेटा लोन पेयर इन्वॉल्व होना शुरू हो, मतलब लोन पेयर इन्वॉल्व शुरू हो तो उसका जो ढांचा होता है वो क्या होता है, वही रहता है। लेकिन बेटा एक जो ढांचा होता है भले रहे वही, पूरा का पूरा ज्योमेट्री वही रहे, लेकिन ज्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट। तो कभी भी कंपाउंड में लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट हो, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है, बस ज्योमेट्री जो होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट। हाँ, लोन पेयर आने से बेटा जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप HCl4 का आप निकालिए हाइब्रिडाइजेशन और उसके अकॉर्डिंग आप देखिए तो जिनोन जो हुआ उसमें 0 ग्रुप का हुआ, टोटल जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए वो कितने हुए, 8। और फ्लोरीन में बेटा 7 और 7 हुए, 4 ऐसे हैं, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 7 4 जाए, ये आपका बेटा जो हुआ ये आपका 28 हुआ। अब टोटल ये इलेक्ट्रॉन काउंट आप ऐड करो तो 28 + 8 ये आपका होगा 36। 36 को आप देखिए तो बेटा ये 8 से ज्यादा है, तो 8 4 जा 32, यहाँ पे बेटा 4 बचे, फिर डिवाइड कीजिए तो 2 2 जा, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। मतलब जो जिनोन फ्लोराइड है HCl4 है, इसमें बेटा जो टोटल बॉन्ड पेयर है वो 4 है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, टोटल लोन पेयर 2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है। और आप जानते हो कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आए तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3d2। और sp3d2 में अगर 1 लोन पेयर हो तो बेटा जो शेप होती है वो होती है स्क्वायर
पिरामिडल, और दो लोन पेयर हो तो जो शेप होती है वो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। ये आपका आता है। फिर से सुनिए, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है, इसमें लोन पेयर आया, दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर होने के कारण केवल और केवल शेप चेंज होगा। एक लोन पेयर sp3d2 में एक लोन पेयर होता है तो स्क्वायर पिरामिडल होता है, दो लोन पेयर में स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक, ये बेटा आपकी ज्योमेट्री नहीं है, क्या है, शेप है। अब सुनो, sp3d2 में बेटा जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा यहाँ पे ज्योमेट्री के बारे में पूछ रहा है तो हमें आंसर स्क्वायर प्लेनर शेप न लगा के ज्योमेट्री का लगाना है, और ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, केवल और केवल डिस्टॉर्ट होगी, खराब हो जाएगी। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा, पहला, ऑक्टाहेड्रल। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। Among the following, which one is a wrong statement? पहला, PH5 and BiCl5 do not exist। पहले इसके बारे में सुनिए। नाइट्रोजन फैमिली में बेटा पेंटाहाइड्राइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में MH5 टाइप के कंपाउंड नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसका मतलब PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाइट्रोजन फैमिली में केवल और केवल MH3 टाइप हाइड्राइड पाए जाते हैं, ये हाइड्राइड नहीं पाया जाता है, रीजनिंग इसकी छोड़िए। अब दूसरा कंपाउंड BiCl5, ये देखिए बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 5। गलत कॉन्सेप्ट है। बोरॉन में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये केवल और केवल बेटा +3 ऑक्सीडेशन नंबर मेनली शो करता है, और यहाँ पे +5 है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो PH5 BiCl5 दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये आपका सही स्टेटमेंट हुआ। अगला सुनिए, P पाई D पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2। बेटा ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है, ढंग से देखिए थोड़ा सा इसके बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड, सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सी बॉन्डिंग होगी, तो आंसर लगाइए, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बेटा P पाई भी बॉन्ड होता है, और P पाई D पाई भी बॉन्ड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ऑक्सीजन के बीच में P पाई भी होता है, और P पाई के साथ क्या होता है, D पाई भी होता है, दोनों होते हैं। तो ये आपका आंसर सही चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे बेटा ये दोनों बॉन्ड होते हैं, तो आप सल्फर के बारे में आइए। इस कंपाउंड में सल्फर का स्ट्रक्चर चेक करो तो सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाया है, मतलब ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप किए हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं। अब सल्फर के बारे में आओ तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3p4। अब ये हुआ, और आप जानते हो कि केवल और केवल आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे ये देखिए ये 3s हुआ, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हुए। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब देखिए सल्फर का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर क्या करेगा कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ये पहला कंडीशन हुआ। तो सल्फर बेटा ये देखो 2 अनपेयर्ड, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बनाएगा, और 2 बॉन्ड बनाएगा तो साथ में लोन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। ये तो पहली कंडीशन हुई। अब मान लो हम एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, तो हम एक्साइटेड स्टेट में जाएं तो यहाँ पे बेटा आप जानते हो कि जब 3s होगा तो 3p होगा, और साथ में क्या होगा, 3d होगा। तो ये आपका 3d होगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये 3s, ये आपका 3p, और ये आपका है 3d। 2 3 4 5, ये आपका हुआ। यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है 3s में। हमने क्या किया कि 3p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के इसमें हम लेते गए, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और एक इसमें हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। अगला आप एक चीज देखो, ऑक्सीजन, इसमें बेटा डी एब्सेंट होता है,
तो इसके डी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी भी कंडीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका केवल और केवल क्या रहेगा, पी। तो ये देखो ऑक्सीजन का पी और ये पी आपस में ओवरलैप करे, बॉन्ड बनाए, तो इसको कहा जाएगा पी पाई पी पाई। और ऑक्सीजन का अगर सल्फर के इस डी के साथ ओवरलैप करे तो इसके कारण जो बनने वाला बॉन्ड होगा उसको कहा जाएगा पी पाई डी पाई। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है और 4 बॉन्ड जो बन रहा है उनमें से बनने वाले बेटा जो बॉन्ड है वो पी पाई भी है और साथ में पी पाई डी पाई भी है। तो आपका ये आंसर जो है वो सही है। अब आप आइए, SeF4 और CH4 है सेम सेट, गलत बात बेटा। 4 बॉन्ड तो बन रहा है लेकिन इसमें कार्बन है और इसमें क्या है, सेलेनियम। दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, दोनों में बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, शेप अलग होगा। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो होगा वो कौन सा हो गया, सी। I3+ निकालिएगा, ज्योमेट्री क्या आती है, बेंट। तो ये आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल CH4, अमोनिया, वाटर। ठीक, स्टेटमेंट आप ढंग से जाके पढ़ो। तो देखिए इसमें बॉन्ड एंगल के बारे में बेटा पूछ रहा है कि किस केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और किस में कम होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा, बॉन्ड एंगल 109 होगा। अमोनिया में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल घटेगा, 109 से कम होगा, लगभग 107 के आसपास होगा। वाटर में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर रख रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन 2 लोन पेयर होने के कारण एंगल थोड़ा सा और कम होगा। और ये एंगल बेटा आपका 2 लोन पेयर होने के कारण फर्दर कम हुआ तो ये 105 के आसपास जाता है। ठीक, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जैसे जैसे बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल CH4 का होगा, फिर अमोनिया का होगा, फिर वाटर का होगा। जो भी आपका ऑप्शन हो आप मैच कर लीजिए। आइए अगला, एग्जामिनर कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए एक रिपल्सन दिया हुआ है, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे बेटा एग्जामिनर ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जानते हो कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लोकेलाइड होते हैं और बेटा जो केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन लोकेलाइड होता है उसका रिपल्सन भी क्या होता है, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर का होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है और सबसे कम किसका होता है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा, सी। आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड SiC। अगले में आइए, अमोनिया और PH3, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, दोनों सेम ग्रुप के होंगे, तो ये तो आंसर नहीं जाएगा। ए को अभी छोड़िए, बी पे आइए, तो बी तो आंसर नहीं होगा, दोनों के स्ट्रक्चर क्या होंगे, सेम। यहाँ पे आपका HCF4 और HCO4, यहाँ पे जिनोन 4 फ्लोरीन के साथ और यहाँ पे ये 4 SiCl4 और ये है, ये बेटा प्लस चार्ज है तो ये भी SiCl4, दोनों का शेप लगभग क्या होगा, सेम। इसको आप मैच कीजिए, तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड और जिनोन टेट्राऑक्साइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड का आप शेप देखिए, तो ये बेटा जिनोन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, चेक कर लो, 8 और 7 4 जा 28, 28 8, ये आपका होगा 36, 8 4 जा 32, 4 बचे, 2 से डिवाइड करो 2, 4 2 6, 6 का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3 D2 और 2 लोन पेयर होने के कारण जो शेप होगी वो बेटा स्क्वायर प्लेनर होगी, ये आपकी आ गई। अब आप जिनोन टेट्राऑक्साइड में जाइए, 8 6 4 जा 24, ये बेटा आपका हुआ 32 और 8 4 जा 32, ये हुआ। टोटल जो बेटा बॉन्ड पेयर हुए 4, लोन पेयर 0, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब ये जो होगा वो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। तो ढंग से देखिए, इसमें ये आपका बेटा स्क्वायर प्लेनर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल। तो दोनों का शेप अलग है, मतलब ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होंगे। अब सुनो,
यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डायमंड और यहाँ पे दिया हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड। अब ढंग से सुन लीजिए, डायमंड जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक। और सिलिकॉन के सिलिका ऑक्साइड हो, SiO2 हो, सिलिकॉन कार्बाइड हो, वो भी क्या होते हैं sp3। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइड है, और sp3 दोनों हाइब्रिडाइड है तो दोनों का शेप क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब ये भी आपस में आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होंगे। एक चीज और, ग्रेफाइट ये बेटा जो होता है ये प्लेनर होता है, हेक्सागोनल रिंग sp2, ठीक। इसके बाद एक और आपने कार्बन फैमिली में कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा, फ्यूलेरिन भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइड होता है। फिर से सुनिए, कार्बन के कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं जिसमें बेटा डायमंड sp3 हाइब्रिडाइड हुआ, ग्रेफाइट sp2 हुआ, फ्यूलेरिन sp2 हुआ, सिलिका के कंपाउंड में SiO2 का हो, सिलिकॉन कार्बाइड का हो, ये क्या होते हैं sp3। तो आइए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 17, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। या देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के डिफरेंट आयन दिए हुए हैं और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है। फिर वही आपका क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, सारे कंपाउंड में जो ऑक्सीजन के आयन हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। और एक होता है कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड, और दो एटम के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, छोटी, और बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट यहाँ से हो गया, यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि बेटा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया स्टेबिलिटी, जबकि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे फिर से सेम क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है, ऑक्सीजन के बेटा डिफरेंट आयन दिए हुए हैं और इनका क्या पूछ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, नंबर देख के आप बताइए, इलेक्ट्रॉन नंबर देख के बताइए कि किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ये पहले क्वेश्चन में हम पूरा का पूरा बता चुके थे। अगला, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये नाइट्रोजन के बेटा डिफरेंट कंपाउंड है और इसमें मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। NO2 प्लस, तुरंत बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो ये देखो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मानो, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो कि sp हाइब्रिडाइड होता है, लीनियर होता है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180। नाइट्रेट नाइट्राइड दोनों बेटा ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइड होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइड होंगे तो बेटा sp2 का बॉन्ड एंगल 120 होता है। लोन पेयर अगर इन्वॉल्व होगा या ऑड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा 120 से थोड़ा सा क्या होगा, कम। और NO2 में जाइए तो NO2 ये आपका हो गया NO2 6 दूना 12 और 5 17 हुआ। इसमें बेटा दो बॉन्ड पेयर होंगे और एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, लेकिन एक ऑड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका भी एंगल थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन आप ढंग से देखिए, तो यहाँ पे NO2 प्लस जो होता है वो sp हाइब्रिडाइड होता है, लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। तो आंसर आपका कौन सा गया, पहला। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन कंपाउंड में से किसमें मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सिमेट्रिकल होता है, मतलब नॉन पोलर होता है, डाइपोल मोमेंट 0। मीथेन ये भी बेटा सिमेट्रिकल हुआ, नॉन पोलर हुआ, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0। अब हमें आना है NH3 और NF3 में। अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि NF3 में नाइट्रोजन के लोन पेयर का मोमेंट और फ्लोरीन के बॉन्ड का मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक दूसरे को कैंसिल करता है।
जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर मूवमेंट और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड मूवमेंट होता है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे एड अप होते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए अमोनिया का ज्यादा होगा और NH3 का क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एग्जामिनर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस है प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, इनमें से किसका प्लेनर ट्रायंगुलर शेप हुआ। N3 कोई कंपाउंड नहीं होता है इसमें बेटा, अनसॉल्व में कुछ मिसिंग है, मेरे हिसाब से एजाइड आयन N3-1 होना चाहिए था। यहाँ पे नाइट्रेट है और यहाँ पे क्या है, नाइट्राइट, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिनियर होता है। प्लेनर ट्रायंगुलर शेप का मतलब होता है कि किसमें बॉन्ड एंगल 120 आएगा। तो जो रूल आपको बताया दोनों में NO3- और नाइट्राइट आयन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है। अब दोनों में देख लीजिए कि किसमें बेटा लोन पेयर का कॉन्सेप्ट एब्सेंट होगा। जिसमें लोन पेयर का कॉन्सेप्ट एब्सेंट होगा उसमें बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली कितना होगा, 120, मतलब वो कंपाउंड जो होगा वो प्लेनर ट्रायंगुलर शेप होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ये बेटा डाइबोरेन है, ये फॉस्फीन है, ये आपका CH3 का होल ट्वाइस है और ये SiH3 का होल ट्वाइस है। फॉस्फीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होता है, फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाया, लोन पेयर रखा, तो ये आपका जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। इसमें बेटा जितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उतना है इथेन मॉलिक्यूल में, सिलेन में भी उतना है आपका SiH3 सिंगल बॉन्ड SiH3, ऑक्टेट आपकी इसमें लगभग कंप्लीट है। लेकिन बेटा BH3 का आप स्ट्रक्चर ओपन कीजिए और देखिए तो इसमें डाइबोरेन में जो बोरॉन होता है वो केवल और केवल कितने बॉन्ड बनाता है, 3, मतलब यहाँ पे जो आपका कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। इसमें बोरॉन के चारों और केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। आइए अगला क्वेश्चन, XeF2 is isostructural with, XeF2 is isostructural with, चलिए इसमें देखें तो SbCl3 आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन में बेटा डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। बेरियम क्लोराइड नहीं होगा, कहाँ बेटा 0 ग्रुप और कहाँ पहला ग्रुप। टेलुरियम फ्लोराइड, बेटा टेलुरियम आपका हो गया ऑक्सीजन फैमिली का। अब ICl2 में आप जाइए, ICl2 में जाइए तो इसमें देखिए इसमें जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, I के ऊपर माइनस है तो ये भी 0 ग्रुप का हो गया, 0 ग्रुप 2 हैलोजन हो गए। तो बेटा पहले ऑप्शन और डी ऑप्शन में दोनों में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर का कॉन्सेप्ट बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट सेम होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोस्ट्रक्चरल। तो XeF2 और ICl2 माइनस ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल होंगे, आंसर कौन सा चला गया, डी। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल। एग्जामिनर पूछ रहा है कि दिए हुए चारों कंपाउंड में से कौन सा पोलर होगा। ढंग से सुनते चलिए, पोलर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई भी कंपाउंड हो उसमें सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर एब्सेंट हो और सेंट्रल एलिमेंट के सारे सराउंडेड एटम सेम हो, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, वो कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा। और जो कंपाउंड बेटा सिमेट्रिकल होता है वो नॉन पोलर होता है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। अब यहाँ पे आप देखिए पहले कंपाउंड में सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, ये देखो 4th ग्रुप का मेंबर, कार्बन उसके नीचे सिलिकॉन, 4 बॉन्ड बनाया, लोन पेयर एब्सेंट, सराउंडेड एटम सेम, सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। सिमेट्रिकल कंपाउंड होने के कारण बेटा SiF4 जो होगा वो नॉन पोलर होगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये नॉन पोलर हो गया। XeF4 में जिनोन 4 बॉन्ड बनाया और इसका कैलकुलेट कीजिएगा जो मेथड हम दिखा रहे थे, तो जिनोन 4 बॉन्ड बना के लोन पेयर कितने रखता है, 2। एक लोन पेयर जो होता है वो बेटा अबव द प्लेन होता है, दूसरा लोन पेयर बिलो द प्लेन होता है। जिनोन टेट्राफ्लोराइड में ये आपकी बेटा शेप आती है, ये एक फ्लोरीन, फ्लोरीन, दूसरी फ्लोरीन, ये बेटा तीसरी फ्लोरीन और ये चौथी फ्लोरीन, ये आपकी शेप होती है। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर का मोमेंट ऊपर होता है और इसका नीचे होता है। ये इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, ये इसको कैंसिल किया, इस बॉन्ड मोमेंट ने इसको कैंसिल किया, इस लोन पेयर ने इसको लोन पेयर को कैंसिल किया। मतलब सारे के सारे जो आपके हैं वो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण बॉन्ड पेयर मूवमेंट, लोन पेयर मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब ये भी कंपाउंड जो होगा वो क्या हो गया, नॉन पोलर। तो ये आपका जो जिनोन फ्लोराइड होगा ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर। अब आप BF3 में आइए, बोरॉन देखिए 3 बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर हुआ, कंपाउंड सिमेट्रिकल हुआ, और सिमेट्रिकल हुआ तो ये भी आपका क्या हुआ, नॉन पोलर। सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सल्फर ने भले 4 बॉन्ड बनाया, चारों के चारों सेम, लेकिन आप जानते हो कि सल्फर 4 बॉन्ड बनाया है तो कितने लोन पेयर रखेगा, 2। और इस लोन पेयर के कारण बेटा मूवमेंट क्रिएट होगी और कंपाउंड का डाइपोल मूवमेंट 0 ना होके कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये क्या हो गया, पोलर। तो इसमें आंसर आपका जो जाएगा वो कौन सा हो गया, डी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। फिर से बेटा वो आपका 4 मॉलिक्यूल हैं, चारों के इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन काउंट बेटा आपका ऑड नंबर हो वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो ऑड इलेक्ट्रॉन ये आप काउंट कर लो। आइए अगले क्वेश्चन पे, एग्जामिनर पूछ रहा है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन आर प्रेजेंट। अब सुनिए, कई टाइप के ये इंट्रैक्शन होते हैं, डाइपोल डाइपोल होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, मोमेंट्री डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। यहाँ पे एग्जामिनर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पूछ रहा है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो होता है वो बेटा पोलर और नॉन पोलर के बीच में पाया जाता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन किसके किसके बीच में पाया जाता है, पोलर और नॉन पोलर के बीच में। अब यहाँ पे देखिए, पहले ऑप्शन में HCl पोलर है और हीलियम नॉन पोलर है, मतलब पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो आपका क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, द पेयर ऑफ स्पेसिस दैट हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग। एग्जामिनर कह रहा है कि इनमें से बेटा ये जो आपके हैं किसके केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम। फिर से वही बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, देख लीजिए, देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं। बॉन्ड ऑर्डर में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद जो अभी हम कुछ देर पहले रूल आपको बताए थे अप्लाइड कीजिए, आपको बेटा बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, एग्जामिनर इथीन मॉलिक्यूल, सिंपल बेटा इथीन, इथीन हुआ आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इथीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो ये देखो, ये सिग्मा होगा, ये जो 2 बॉन्ड हैं ये सिग्मा होंगे, ये 2 बॉन्ड सिग्मा होंगे, 2 2 4 और 1 5 सिग्मा हुए और एक क्या हो गया, पाई। तो इथीन मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा होंगे और एक क्या होगा, पाई होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पेसिस है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर से बेटा क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है कि किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, रूल देखिए, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो, 8 से बेटा ज्यादा हो तो आप 8 से डिवाइड कीजिए, बॉन्ड पेयर आए, लोन पेयर आए, दोनों को ऐड अप करो, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो, उसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में जो चेंज दिख रहा है उसमें किसमें बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बेटा जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो पैरा से किसमें हो जाए, डाया। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक बिहेवियर चेक कर रहे हैं कि किसमें पैरा से डाया हो रहा है, पैरा से डाया। तो ये देखो, ये भी पैरा, ये भी पैरा, मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है। C2 ये बेटा आपका डाया और ये है पैरा, तो अपोजिट है। NO प्लस 8 7 15 ये डाया हुआ, सॉरी पैरा हुआ, 8 7 15 पैरा हुआ, और ये बेटा 14 तो ये क्या हो गया, डाया। मतलब C ऑप्शन में मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा से डाया हो रहा है। इसमें आओ, N2 ये डाया हुआ, डाया से किस में जा रहा है, पैरा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये आप ऐसे ही देख लीजिए, A-B-D में मैग्नेटिक बिहेवियर सब में या तो बेटा पैरा से पैरा रह रहा है या डाया से क्या हो रहा है, पैरा, लेकिन C में पैरा से क्या हो रहा है, डाया। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, C।
आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल। पूछ रहा है कि किसमें शेप सेम है और हाइब्रिडाइजेशन सेम। अमोनिया नाइट्रेट BCl3 BrCl3 मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। NF3 BF3 नहीं होना चाहिए। अमोनिया नाइट्रेट नहीं होना चाहिए। BF4 माइनस और अमोनिया माइनस। ढंग से देखो, बोरॉन पे निगेटिव गया, निगेटिव गया तो ये बेटा आपका कार्बन, और कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया? 4, 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर। अमोनिया पे प्लस है तो ये भी कार्बन, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया? 4 और लोन पेयर 0। मतलब बेटा सबका इसका हो इसका हो हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हुआ और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो सेम भी क्या होगी? सेम। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 32। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 चेक कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 किसका होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। पूछ रहा है कि इन कंपाउंड में से किसमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे? स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। वाटर में ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा 2 लोन पेयर। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाएगा 0 लोन पेयर। नाइट्रोजन ये देखो 1 माइनस है तो NH3 हुआ। यहाँ पे बेटा जो नाइट्रोजन है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास भी 1 लोन पेयर होगा। PCl3 फॉस्फोरस 2 कंडीशन होती है, 3 बॉन्ड बनाता है तो फॉस्फोरस में 1 लोन पेयर होता है, और फॉस्फोरस में बेटा अगली कंडीशन होती है कि फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर होते हैं? 0। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस केस में 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा, तो आंसर क्या हो गया? PCl3। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। पेयर ऑफ स्पेसीज सेम बॉन्ड ऑर्डर। फिर से बेटा वही क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। इलेक्ट्रॉन काउंट बॉन्ड ऑर्डर में टोटल इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए और टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देख के आप आंसर लगा दीजिए। एग्जामिनर पूछ रहा है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस द इलेक्ट्रॉन्स एडेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए अभी तक नहीं बताया। जैसे बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो किताबों का फार्मूला होता है वो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। इस रूल को अप्लाइड किया जाता है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूल में कितने हैं उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है वो लिखा जाता है, फिर उसमें चेक किया जाता है। एनर्जी लेवल डायग्राम छोड़िए, हम तरीका आपको बताए हैं क्लास में कि ये कैसे होता है। तो अगर कोई भी सिस्टम है और उसमें इलेक्ट्रॉन अप टू 14 है, 14 तक इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये रूल बताया था अप टू 14 है तो ट्रिपल बी और बेटा अगर इलेक्ट्रॉन काउंट आफ्टर 14 है तो रूल हो गया ढंग से देखो। जो आप एनर्जी लेवल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन भरते हो तो अगर किसी भी सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अप टू 14 आए तो इस रूल का एप्लीकेशन कीजिए बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, और बेटा आफ्टर 14 है तो अप्लाइड कीजिए बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। ढंग से देखो, अप टू 14 में ट्रिपल बी का 2 बी पहले है और आफ्टर 14 में बेटा ट्रिपल बी का 2 बी बाद में है। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, एनर्जी सेम होती है, सेम होती है, सेम होती है। और आप जानते हो कि फिलिंग में जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आए तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, तब क्या कराओ? पेयरिंग। अब देखिए O2 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। 16 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो वो आफ्टर 14 में आएंगे, भरिए 16 इलेक्ट्रॉन और फिर देखिए कि 17वां कहाँ पे जा रहा है। तो ये आपका बेटा हुआ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 14 और 2 16। अब जो 17वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो बेटा इसमें आएगा
तो ये आपका 17th इलेक्ट्रॉन O2 माइनस में चेंज होगा, तो जो 17th इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें आएगा। और ये ऑर्बिटल बेटा बॉन्डिंग है कि एंटी बॉन्डिंग? एंटी बॉन्डिंग। ये बेटा एंटी बॉन्डिंग आएगा। और ये देखो, ये जो डबल ये जहां पे भी होता है ये सिग्मा नहीं होता है, क्या होता है? पाई होता है, पाई होता है। तो ये बेटा आपका पाई होगा। तो O2 माइनस में चेंज होगा, तो आने वाला 17th इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में इंटर करेगा। आपका आंसर कौन सा चला गया? फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 36। 4 डायटोमिक स्पेसिस आर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग। फिर से वही 4 हमारे पास स्पेसिस हैं, चारों का बेटा बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें लिखना है। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, बार बार कह रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, टोटल इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, फिर आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, मिनिमम बॉन्ड लेंथ। फिर से बेटा एग्जामिनर ने क्वेश्चन वही, इसमें आप चारों स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, जिसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो यहाँ पे बेटा बार बार ये फार्मूला बता रहे हैं, चीजें रिपीट हो रही है। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 38। Which of the two ions from the list given below have the geometry that is explained by same hybridization of orbital? एग्जामिनर पूछ रहा है कि इनमें किसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। जानते हो कि बेटा NO2 माइनस और नाइट्राइट, नाइट्रेट दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, और वो क्या होता है? sp2। वो आपका क्या होता है? sp2। ये आपका sp2 हुआ। ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो गया? पहला। अगला क्वेश्चन आपका, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। अब इसमें रुकिए, ये क्वेश्चन बेटा इस टाइप का फ्रेम जो हुआ है वो एक बार हुआ है, पहली बार हुआ है, ठीक। क्वेश्चन में है कुछ नहीं। एनसीईआरटी में बेटा किसी टॉपिक में, या तो बॉन्डिंग में या थर्मोडायनेमिक्स में, उन्होंने अलग अलग बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है। तो कई लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि ये देखो ये एनसीईआरटी में है और इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ये जाना चाहिए। कुछ नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन सिंपल है, कुछ आपको डाटा रटने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी में डाटा भले दिया हो, रटने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है अलग अलग बॉन्ड का। हमारे पास ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन, ऑप्शन है कार्बन ऑक्सीजन, ऑप्शन है कार्बन कार्बन, और ऑप्शन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखो ये चारों के चारों सेम है। यहाँ पे बेटा ये एटम चेंज हो रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का होगा, जबकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का हुआ, ये सेकेंड, ये भी सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। आप बेटा जानते हो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल की कम होती है। मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कम होगी। तो ये हमारा क्लियर हो गया, CC ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड C, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज और क्लियर है कि सबसे छोटा आपका हाइड्रोजन होगा, क्योंकि वो फर्स्ट पीरियड का है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो सबसे पहले देखो कि कार्बन हाइड्रोजन सबसे कम किस में दिया हुआ है, तो दो आंसर दिया हुआ है ये, ठीक। अब ये हमें मालूम है। अब यहाँ पे आप कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन को आप चेक कर लो, तो आप जानते हो कि कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की साइज क्या होती है? छोटी। तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा और ये क्या होगा? बड़ा। तो सबसे जो बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा वो कार्बन कार्बन होगा। अब इन दोनों में देखो कि किसमें कार्बन कार्बन सबसे ज्यादा दिया हुआ है, तो आंसर कौन सा है? पहला। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following structure is the most preferred and hence the lowest energy for SO3? एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये सल्फर ट्राईऑक्साइड के कई सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसमें किस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब एनर्जी सबसे कम होगी। अब देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा मेनली ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये टाइप, ये ऑर्गेनिक में होते हैं, लेकिन यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया है। सबसे पहले बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये हमने बताया पहला रूल,
आप चेक कीजिए कि कौन सा स्ट्रक्चर पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है, मतलब किस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन है और किस में चार्ज सेपरेशन नहीं है। जिस स्ट्रक्चर में बेटा चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, मतलब पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई होगी, इसका मतलब उसके बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए होंगे, उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे आप पहले देखो कि किस कंपाउंड में बॉन्ड की ब्रेकिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड में नहीं हुई है। तो यहाँ पे बेटा ये देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के 2 लोन पेयर है, लेकिन इन दोनों बॉन्ड में देखो ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाया और एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा ये निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है, इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है, इस स्ट्रक्चर में ये देखिए बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है। जहां पे ऑक्सीजन 2 लोन पेयर से ज्यादा आपको लोन पेयर दिखें या इलेक्ट्रॉन पेयर दिखें या निगेटिव चार्ज दिखें, समझ जाइए बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है, और बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई होगी तो एनर्जी दी गई होगी, मतलब उस स्ट्रक्चर के पास ज्यादा एनर्जी होगी। लास्ट वाले स्ट्रक्चर में देखिए तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड 2 लोन पेयर, मतलब डी ऑक्सीजन में कोई भी बेटा नॉर्मल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। बॉन्ड ब्रेक नहीं है मतलब जो पोलैरिटी डेवलप होनी है वो नहीं हुई है, कोई भी चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ है, एनर्जी मिनिमम होगी, और एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो बेटा जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है वही क्या होता है, मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रक्चर या मोस्ट रिनोन्ड स्ट्रक्चर। अगले पे आइए आप, क्वेश्चन नंबर 41, पेयर ऑफ स्पेसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फिर से यही बेटा आपका क्वेश्चन है, पैरा डाया, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इवन हुआ तो आपका डाया होगा, ऑड होगा तो क्या होगा, पैरा होगा। इवन में बेटा 16, 10, 16, 32 ये इवन नंबर होते हैं, और इवन नंबर होने के बावजूद ये आपके क्या हो जाते हैं, पैरा। तो क्वेश्चन नंबर 41 आप ये कीजिए, सॉल्व कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप चेक कीजिए कि किसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और नाइट्राइट में तो sp2 होता है, लेकिन अमोनिया sp3 होता है, bf3 sp2 हुआ, और नाइट्राइट भी क्या हुआ, sp2। तो बी ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में जो दोनों मॉलिक्यूल हैं sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, आंसर आपका हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आप आइए, Which one of the following species does not exist under normal condition। अभी हमने बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बेटा कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और बेटा 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इनके जो आपके बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, इसका मतलब हुआ कि 2 एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगी, और कोई भी बॉन्ड नहीं होगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चारों ऑप्शन में से आप चेक कर लीजिए कि किसमें बेटा टोटल जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो 4, 8 या 20 में से आ रहा है। तो बेरिलियम 2 + 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, 4 2 8, 1 निकल गया 7, नहीं होगा आंसर। बेरिलियम 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एक बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8, और 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन जो होगा Be2 जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में। आइए अगले क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज द सेंट्रल एटम है सेम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट द सेम एज प्रेजेंट इन अदर 3। एग्जामिनर कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन एक का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, अलग है, वो किसका होगा। यहाँ पे देखिए सल्फर कितने बॉन्ड बनाया, 4, सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा तो बेटा लोन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। तो 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हुए, और 6 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया, ये आपका हुआ। PCl5 आप देखिए, तो PCl5 में आपका सल्फर 4 बॉन्ड बनाया, 2 लोन पेयर, सल्फर ये बेटा गलत हो रहा है, सल्फर 4 बॉन्ड बनाया, 6 बॉन्ड बनाया। सल्फर जब 6 बॉन्ड बना रहता है तो लोन पेयर क्या होता है, 0, और सल्फर बेटा आपका 4 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर कितने होंगे, 1, मतलब 4 बॉन्ड पेयर होगा, 1 लोन पेयर होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे,
5 और 5 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, sp3d2 नहीं होगा, sp3d होगा। अब PCl5 में आइए तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया और 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड हुआ तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp3d, इसका भी हो गया। SbCl5 -2 में आइए तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी 5th ग्रुप का मेंबर है, 5 बॉन्ड बना रहा है और ये 2 माइनस है, तो इसका थोड़ा सा चेक कर ले हम। ये आपका 7 × 5 35 और ये +5 40 और ये बेटा -2 + 2 42। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 42। 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 से डिवाइड करोगे तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर आएगा और एक बेटा लोन पेयर आएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा। I3 -1 का आप चेक कर लो, 7 × 21 और 1 -22, 22 को आप बेटा 8 से डिवाइड करो, तो 22 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16 हुआ और 6 बचे, 6 को आप 2 से डिवाइड करो तो 3 आया, मतलब लोन पेयर 3। तो I3 -1 में बेटा 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d। तो आप ढंग से देखो, SF4, I3 -1, PCl5, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, जबकि एंटीमनी पेंटाक्लोराइड -2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2। तो आंसर कौन सा जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 45। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पूछ रहा है कि इन चारों में से किसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा। मीथेन sp3 होता है, SF4 सल्फर 4 बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर हुआ 4 बॉन्ड हुआ, तो 4 1 5, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो आपका हो गया sp3d, मतलब सेकेंड ऑप्शन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा, तो आंसर यही जाना चाहिए। Bf4 माइनस में देखो sp3 है, बोरॉन के ऊपर माइनस, ये कार्बन CF4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। नाइट्रोजन पे प्लस हुआ, कार्बन हुआ, CH4 टाइप का कंपाउंड हुआ, 4 बॉन्ड बनाएगा, 0 लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। तो आंसर आपका जो जाएगा वो कौन सा हो गया सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे आइए, सम of the properties of the two species nitrate and hydronium are described below. Which one of the nitrate और इसकी प्रॉपर्टी दी है, dissimilar in hybridization for the central atom with different structure। नाइट्रेट बेटा जो होता है वो NO3 -1 sp2 होता है और H3O, तो ऑक्सीजन पे प्लस हुआ तो ये H3O प्लस, हमने इसको मान लिया अमोनिया, और अमोनिया आप जानते हो कि sp3 होता है। तो ढंग से देखो, नाइट्रेट और हाइड्रोनियम आयन में दोनों में बेटा हाइब्रिडाइजेशन अलग है, दोनों का शेप अलग होगा। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि कौन से स्पेसिस सही है, करेक्ट बात है। पहले में कह रहा है कि डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर, सही बात है बेटा, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग है, तो आंसर कौन सा चला गया पहला। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड टू गैस। एग्जामिनर कह रहा है कि मेथाइल अल्कोहल जो कि बेटा लिक्विड है, इसको गैस में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा फोर्स ब्रेक डाउन होगा। आप जानते हो अल्कोहल, और अल्कोहल जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, लिक्विड होता है। तो अगर बेटा CH3OH अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके कारण वो लिक्विड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्स है उसको ब्रेक करोगे तो वो किस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। इसका मतलब आंसर हुआ डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 48। एग्जामिनर कह रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा नाइट्रोजन की डिफरेंट जो स्पेसिस हैं उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर सही होगा, ट्रेंड सही होगा। फिर वही टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद आप देखिए जो हमने कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में बताया था उसको, और उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे आप बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करो, उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आंसर आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 49। In which of the following molecule ions BF3, nitrite, NH2- water the central atom is sp2 hybridized।
BF3 sp2 होगा, नाइट्राइट sp2 होगा, NH2 माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस लगा दो तो ऑक्सीजन, वाटर sp2 नहीं होता है, क्या होता है sp3, ये भी वाटर, ये क्या हो गया sp3, मतलब NH2 माइनस 1 और वाटर sp3 हाइब्रिडाइड होंगे, BF3 और NO2 माइनस नाइट्राइट ये sp2 हाइब्रिडाइड होंगे। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, हमें चाहिए BF3 और नाइट्राइट, BF3 और नाइट्राइट, ऑप्शन आपका कौन सा हो गया सी। अब ये बेटा आपका पूरा 2019 से लेके 2009 केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पूरे टॉपिक में आपका बेटा 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मान लो ढंग के होंगे, सारे क्वेश्चन इसको छोड़ के आपके जो थे वो सिंपल थे। अभी तक 4 टॉपिक हो रहा है, 4 टॉपिक में बेटा आप मोल कॉन्सेप्ट हटा दीजिए जिसमें न्यूमेरिकल ढंग के थे, उसके बाद के जो 3 टॉपिक हैं वो आपके सिंपल हैं, आपका ये हो गया। अब एक चीज और, जैसे आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये पूरी की पूरी हमने इसमें आपको बता दी। तो जनरली जो अनसॉल्व्ड है उसके ट्रेंड पे न चल के आप क्या करो कि पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग आपकी कंप्लीट हो गई, तो इसी से रिलेटेड पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक है वो हम कराते चल रहे हैं, और फिर उसके बाद जैसा कहोगे या तो ऑर्गेनिक या फिजिकल एक एक टॉपिक आपका करा देंगे। अब इनऑर्गेनिक में हमने ये देखा है कि क्वेश्चन बेटा सबसे अच्छे जो होते हैं वो आपके ग्रुप नंबर 5 नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और बेटा आपका जो जीरो ग्रुप होता है इसके बेस पे होता है। और एनसीईआरटी में क्लास 12th में ये सारी की सारी फैमिली एक साथ हैं। तो अगले टर्म पे आप अपना पढ़े रहिएगा, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और जीरो ग्रुप, उसके बेस पे जो आपका टॉपिक दिया हुआ है अनसॉल्व्ड में वो करा देंगे। उसके बाद बोरॉन और कार्बन फैमिली हम आपको एक साथ करा देंगे, फिर आपका डीएफ हुआ और आपकी मेटलर्जी हुई, ये सारा का सारा हो जाएगा। तो अगला जो हम आपको टॉपिक कराएंगे उसमें टॉपिक आपकी है वो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और जीरो ग्रुप। थैंक यू।